अपने स्वीट और प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं। हेलो बच्चों, पिछले लाइव डिस्कशन वाले क्लास में जब हम लोगों ने मुलाकात करी थी तो हमने तुम्हें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पैकेज दिया हुआ है जिसमें 400 के आसपास सिंगल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं और 150-200 जो है कई सारे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। उसमें से 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, उसे यूट्यूब पर पोस्ट भी कर दिया था कि ताकि जो बच्चे लाइव डिस्कशन में ना देख पाए वो यूट्यूब पर इत्मीनान से देख लें। और आज के क्लास में वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर के आगे जो भी क्वेश्चंस हैं, हालांकि यूट्यूब पर पोस्ट करते समय 1 से 60 तक के क्वेश्चंस हमने पोस्ट कर दिए थे, उससे कोई परेशानी नहीं है। आज की क्लास में हम लोग 40 के ठीक आगे से स्टार्ट करेंगे जहाँ पिछला लाइव डिस्कशन अपना समाप्त हुआ था। तो डिस्कशन में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 43। इस मॉलिक्यूल का हम लोगों को RS कॉन्फ़िगरेशन पता लगाना है कि इस मॉलिक्यूल का RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो RS कॉन्फ़िगरेशन पता लगाने के लिए देखो, इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन और एक यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन, 2 एसिमेट्रिक कार्बन से हम लोग, चलो पहले इस एसिमेट्रिक कार्बन को देखते हैं। इस एसिमेट्रिक कार्बन को देखोगे तो देखो यहाँ पर 4 ग्रुप्स क्या क्या है। एक तरफ OH है, OH का ऑक्सीजन ले लिया, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लेना ही पड़ेगा, इधर CH3 है तो उसका कार्बन लेंगे, और नीचे ये जो चौथा ग्रुप दिखाई पड़ रहा है इसका भी ये वाला कार्बन जो है हम लोग पकड़ेंगे। इन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसके पीछे जो जो एटम्स है उसको पकड़ो। कार्बन के बाकी के बचे हुए 3 बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी तरह से इस कार्बन के बाकी के बचे हुए 3 बॉन्ड्स पर एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन। तो सबसे पहले तो तुम डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स में चेक करते हो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ये वाला कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा है, तुम कहते हो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। इसी तरह से फिर उसके बाद जो इससे छोटा होगा उसको सेकंड, जो उससे छोटा होगा थर्ड, जो उससे भी छोटा होगा फोर्थ। तो सबसे छोटा हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिल जाएगी। इन दोनों में यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स कार्बन और कार्बन, इस पर अंतर किया नहीं जा सकता। कार्बन के पीछे जो एटम्स, ठीक पीछे जो एटम्स खड़े हैं उनको चेक करो, यहाँ पर भी ठीक पीछे जो एटम्स खड़े हैं उनको चेक करो। यहाँ पर सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन है और यहाँ पर सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ही होगा, तो इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन में कंपैरिजन करते हैं और जो बड़ा एटॉमिक नंबर मिलेगा उसे सेकंड प्रायोरिटी और छोटे वाले को थर्ड प्रायोरिटी दे दो। तो इसे मिला सेकंड और इसे मिला थर्ड प्रायोरिटी। इन प्रायोरिटीज को सेपरेट लिख लें तो 1 2 3 4 ये प्रायोरिटीज हमें मिली। इसी तरह से अब हम लोग इस वाले कार्बन के अराउंड चेक कर सकते हैं। एक तरफ ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन, तो OH C और C, और इधर वाले कार्बन के पीछे तुम देखोगे तो H और H मिलेगा, और इधर वाले कार्बन के पीछे चेक करोगे यही है वो कार्बन, OH और C मिलेगा। तो इस चीज को लिख दो OH और C। सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स के बीच में कंपैरिजन हम लोग करते हैं, तो ऑक्सीजन को मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को मिलेगा फोर्थ प्रायोरिटी, और इन दोनों में फिर से पिछली बार की तरह देखेंगे तो इसे सेकंड प्रायोरिटी और इसे थर्ड प्रायोरिटी। इन प्रायोरिटीज को साफ साफ अलग से लिख लें तो 1 4 2 और 3। अब अगर फिशर प्रोजेक्शन में तुम हो तब की बात हम कर रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन में अगर चीजें लिखी हुई हैं और चौथा ग्रुप वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट है, मतलब या तो नीचे की तरफ ऐसे लिखा हुआ है या फिर ऊपर की तरफ ऐसे लिखा हुआ है, तो 1 को 2 से और 2 को 3 से कनेक्ट करो। ये जैसे चौथा ग्रुप वर्टिकल लाइन पर, इसको इग्नोर करना है ना। अब 1 को 2 से और 2 को 3 से कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज है तो कहते हैं R कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉक है तो कहते हैं S कॉन्फ़िगरेशन। तो इस मॉलिक्यूल में ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो बोलेंगे S कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस कार्बन पर एंटी क्लॉक घूम रहा है तो S कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आओगे तो चौथा ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं है, वो इधर की तरफ लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें। हम इन तीनों को साइक्लिक वे में आपस में चेंज कर लें, इस तरह से चेंज कर लें कि चौथा ग्रुप वर्टिकल लाइन पर आ जाए। फिशर प्रोजेक्शन में किन्हीं भी 3 फिशर प्रोजेक्शन के अंदर
किसी एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप्स को इस तरह से चेंज करने से स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम इस तरह से चेंज कर दे तो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक, 4 आया यहाँ, 2 गया यहाँ, 1 आया यहाँ, 3 है यहाँ पर। तो इसके इक्विवेलेंट एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें चौथा ग्रुप फिर से वर्टिकल लाइन पर आ गया है। इसको इग्नोर कर दो और 1 को 2 से और 2 को 3 से कनेक्ट करो। फिर से एंटी क्लॉक चल रहा है तो फिर से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एस माना जाएगा, राइट। तो इस तरह से दोनों ही जगह पर कॉन्फ़िगरेशन हमारा एस और एस आ रहा है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम बोल देंगे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर भी एस और यहाँ पर भी एस, तो 1s and 2s यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमने तुम्हारे लिए चुना है डिस्कशन के लिए 44। रिएक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HBr विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटा-1,3-डाइन एट 40 डिग्री सेल्सियस प्रीडोमिनेंटली गिव्स, कि अगर हम लोग HBr का एक मॉलिक्यूल 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ 40 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलेगा। ओके, तो 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर पहले लिख दिया जाए। ये है 1,3 ब्यूटाडाइन और इसमें मेरे को HBr ऐड करना है। HBr में H प्लस है और Br माइनस है। H प्लस को यहाँ पर चिपकाओगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो आया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया CH3। फिर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो CH2। हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ना, हम लोग H की जगह D ले लेते हैं ताकि हमें ट्रैक करने में आसानी रहे कि कौन कहाँ गया। बाद में फिर D का H कर लेंगे। D को यहाँ चिपकाया, पॉजिटिव इधर आया और इसका आप रेजोनेंस कराओगे तो अगले स्ट्रक्चर में तुम देखोगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है उसके लिए 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाला, दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाला। ये सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। तो तुम कह सकते हो कि जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिखेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम दिखेगा। चलो कह देते हैं यहाँ 30% पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ 70% पॉजिटिव चार्ज है। ये समझते होगे तुम, रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है दोनों का हाइब्रिड होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में इसका भी कंट्रीब्यूशन और इसका भी कंट्रीब्यूशन। जो ज़्यादा स्टेबल उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, जो कम स्टेबल उसका कंट्रीब्यूशन कम। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 70%, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 30%। तो ब्रोमाइड पहले कहाँ रिएक्शन करेगा, यहाँ की यहाँ। तो ब्रोमाइड जो है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा और जहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है उसके लिए कम अट्रैक्शन फील करेगा। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, फास्टर रिएक्शन, फास्टर रिएक्शन, और यहाँ पर धीरे धीरे रिएक्शन होगा, स्लोअर रिएक्शन। और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर इस प्रोडक्ट का नाम हम लोग लिख दें, मतलब स्ट्रक्चर बना दें, तो यहाँ पर आया ब्रोमीन और यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा हुआ है। और इसमें अगर हम उसी तरह से ब्रोमीन को जोड़ दें तो हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर ड्यूटेरियम और यहाँ पर ब्रोमीन, राइट। तो जब भी ये 2 डबल बॉन्ड इस तरह से कॉन्जुगेशन में रहेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, HBr या DBr या HCl इस तरह के रिएजेंट्स का एडिशन करने पर ये 2 प्रोडक्ट्स तुम्हें मिलेंगे। एक को तुम बोलोगे 1,2 प्रोडक्ट और एक को बोलोगे 1,4 प्रोडक्ट। 1,4 समझ में आ रहा होगा और ये 1,2 भी समझ में आ रहा होगा। एक तेजी से बन रहा है, जहाँ का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल था वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए ब्रोमाइड आयन यहाँ जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा। तो ये जल्दी जल्दी बना और ये धीरे धीरे बना। तो जो जल्दी जल्दी बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, जो धीरे धीरे बनेगा ये कम बनेगा। एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है, किसी भी रिएक्शन में अगर 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो तेज़ी से बनने वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और धीरे धीरे बनने वाला प्रोडक्ट कम बनेगा। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो हमारा रिएक्टेंट R है और इससे 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक बन रहा है X और दूसरा बन रहा है Y, और रिएक्शन इरिवर्सिबल है। और दूसरा सिचुएशन, R से फिर से बन रहा है X
और फिर से बन रहा है Y, और रिएक्शन रिवर्सिबल है। दो सिचुएशंस होते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल एंड रिएक्शन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जो तेजी से बनेगा वो ज़्यादा, जो धीरे धीरे बनेगा वो कम। तो यहाँ पर फास्टर रिएक्शन लीड्स टू मेजर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, फास्टर रिएक्शन से डिसाइड होता है। लेकिन जब बात रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा तो यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन के स्पीड से प्रोडक्ट डिसाइड होता है कौन सा ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा, और यहाँ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है कौन सा मेजर कौन सा माइनर। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे तुम यहाँ से यहाँ गए और वापस भी आ सकते हो, और यहाँ से यहाँ गए वापस भी आ सकते हो। सपोज तुम एक बस में चढ़े और बहुत जल्दी से जा करके तुमने एक सीट पर जो है कब्जा कर लिया कि हम इसी सीट पर बैठ गए। बैठने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि ये सीट अच्छा नहीं है, थोड़ा खराब सीट है। अब तुमने इधर उधर नजर दौड़ाई, तुम्हें अच्छी अच्छी सीटें भी दिखाई पड़ी, लेकिन रूल ये है कि जहाँ बैठ गए वहाँ से अब उठ नहीं सकते हो, तुम वहाँ से उठ करके दूसरा सीट नहीं ले सकते, मतलब इरिवर्सिबल। तो जहाँ पर तुम तेजी से गए, बहुत जल्दी में गए, झपट्टा मार करके बैठ गए कि बस हम यहीं बैठेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ये सीट हमको मिल गई, इस पर किसी और को बैठने नहीं देंगे। और रूल भी यही कहता है कि जहाँ तुम बैठ गए वहाँ बैठ गए, अब सीट का बदलना पॉसिबल नहीं है, मतलब इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो जो सीट तुम्हें मिली वही सीट तुम्हारी रहेगी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सिचुएशन, तुम फिर से गए तेजी से, तुम सीट पर बैठे और माना कि वो सीट खराब निकल गई। बस में और भी दूसरी अच्छी अच्छी सीटें हैं, और रूल कहता है कि तुम चाहो तो सीट बाद में बदल भी सकते हो, मतलब रिवर्सिबल। तुम चाहो तो चीज़ों को वापस बदल सकते हो। तुमने सीट बदल दिया, खराब सीट को छोड़कर के अच्छी सीट पर चले गए। तो अगर x की स्टेबिलिटी कम है और जल्दी से x बन भी जाए तो वापस फिर से r में कन्वर्ट होकर के y की तरफ वो चला जाएगा। तो जो मोर स्टेबल है हमेशा वही इसमें ज्यादा दिखाई पड़ेगा। अगर मान लो ये कम स्टेबल है और ज्यादा बन भी जा रहा है, जल्दी जल्दी बन भी रहा है, तो भी जल्दी से बनाओ फिर जल्दी से वापस भी आएगा ना, और वापस आकर के फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो ज्यादा स्टेबल है। तो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट से मेजर, स्टेबल मॉलिक्यूल ही मेजर प्रोडक्ट होता है, जबकि रिवर्सिबल में फास्टर रिएक्शन डिसाइड करता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और इस रिएक्शन की खूबी क्या है? इस रिएक्शन की खूबी ये है कि अगर ये रिएक्शन तुम -80 डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हो तो ये इरिवर्सिबल है, और अगर इसे तुम +40 डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हो तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। तो क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन में जो टेम्परेचर हम लोगों को दिया हुआ है वो रिवर्सिबल वाला टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक। और रिवर्सिबल वाला टेम्परेचर देने का मतलब हमें रिएक्शन की स्पीड से मेजर माइनर नहीं जज करना है, हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से मेजर माइनर जज करना है। ये ज़्यादा स्टेबल कि ये ज़्यादा स्टेबल। देखो ये डाई सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड है, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड है। डाई सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, मोनो सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड कम स्टेबल होता है। इसीलिए अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और यही अगर हमने ऐसा किया होता कि हम -80 डिग्री सेल्सियस पर चेक कर रहे होते तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होना था। तो फिलहाल गिवन कंडीशन में ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। अब H की जगह D और D की जगह H तुम एक्सचेंज करके सोच सकते हो, यहाँ H रहता तो क्या होता, यहाँ H रहता तो क्या होता। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर बना लोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Z-but2ene reacts with bromine in CCl4। ब्रोमीन के साथ CCl4 में इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो Z-but2ene कैसे बनाओगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर लगा देते हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड पर लगा देते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं Z। ये हमारा Z टाइप का मॉलिक्यूल है। और अगर दोनों मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड पर लगाते हैं तो उसको E टाइप का मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पर भी प्रायोरिटीज एग्जैक्टली डिसाइड करते हैं। इन दोनों के प्रायोरिटीज देखेंगे तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा। इन दोनों में भी प्रायोरिटी देखेंगे, इसे फर्स्ट प्रायोरिटी और इससे सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा। जैसे ऊपर हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन में प्रायोरिटी निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पर भी प्रायोरिटी निकालेंगे। तो कार्बन वर्सेज हाइड्रोजन, कार्बन पहला हाइड्रोजन दूसरा, कार्बन वर्सेज हाइड्रोजन, कार्बन पहला हाइड्रोजन दूसरा।
अब अगर फर्स्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड पर है तो Z लिखते हैं, और फर्स्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड पर है तो E लिखते हैं। तो Z लिखने का मतलब हमको फर्स्ट और फर्स्ट को सेम साइड पर रखना था। तो ये हो गया अपना Z2 ब्यूटीन, ये Z2E। E लिखना होता तो मिथाइल मिथाइल को अपोजिट साइड पर हम लगा दिए होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने Z2इन लिख लिया। इसमें ब्रोमीन का एडिशन करना है, और हम लोगों ने सिन और एंटी एडिशन पढ़ा हुआ है। सिन और एंटी एडिशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर सिस ब्यूटीन है, इसमें ब्रोमीन ऐड करते हो तो ब्रोमीन ऐड करने से D और L मिक्सचर बनता है, दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और अगर ट्रांस ब्यूटीन है, इसमें ब्रोमीन ऐड करते हो तो हमें मीजो प्रोडक्ट मिलता है। तो वो वाला क्लास हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था, तो उतनी बातें यहाँ करना फालतू है। तुम्हारा भी समय खराब होगा, हमारा भी समय खराब होगा, और जो बात हम दोबारा कर चुके वही बात दोबारा क्यों करें। तो अगर कोई परेशानी है तो अपने उस क्लास को या क्लास नोट्स को दोबारा देख करके तुम इस चीज़ को डील कर सकते हो। हमको तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है सिस है और ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इसमें जो है दो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। दोनों प्रोडक्ट में दो दो एसिमेट्रिक कार्बन है, तो एसिमेट्रिक कार्बन का वो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कि 2R3R 2S3S। तो इसमें जो है ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये हम लोग डिस्कशन से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इस रिएक्शन सीक्वेंस को देख करके प्रोडक्ट गैस करना है। इस रिएक्शन को करने के लिए मेरे को ये नॉलेज चाहिए कि अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है और उसे हम लोग खूब हीट करते हैं, तो हीट करने पर देखो इतना पोर्शन कैल्शियम कार्बोनेट बन करके बाहर निकल जाता है, और RCOR ये मिला करके कीटोन बना देता है। और अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा हो जो साइक्लिक वे में चल रहा हो, कार्बन 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 CO माइनस CO माइनस और कैल्शियम पर 2+, तो इतना पोर्शन बाहर निकल जाएगा। इसको ला करके इसमें जोड़ देना, तो यहीं से एक रिंग बनेगा, और जो भी प्रोडक्ट बनना होगा फिर हम लोग सोच डालेंगे। तो वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर फॉलो करें तो देखो इतना पोर्शन तो इसमें से निकल जाना है, और 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा उसको अगर हम स्ट्रक्चर उसका लिख दे तुम्हारे लिए, तो 5 मेंबर्ड रिंग C डबल बॉन्ड O। फिर जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl ये क्या करता है, इस ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, और Y की जगह जो तुम्हें मिलेगा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखाई पड़ेंगे। तो साइक्लोपेंटेन, इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज साइक्लोपेंटेन। कहीं दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। इस ट्रिपल बॉन्ड पर HCl का एडिशन करना है, H पर प्लस और Cl पर माइनस हम लोग जानते हैं, मार्कोनी का रूल से ऐड करेंगे। तो क्लोराइड यहाँ पर आकर के ऐड होगा, और जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट होगा यहाँ पर तुमने जोड़ दिया क्लोराइड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2। फिर HI ऐड करोगे, H पर प्लस और I माइनस, फिर मार्कोनी का रूल से ऐड करोगे, I माइनस यहीं पर ऐड होगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा CH3 CH2, I यहाँ पर क्लोरीन पहले से था, और ये CH3। और अगर हम बहुत ध्यान से समझे तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है, D और L दोनों का मिक्सचर बनेगा, लेकिन ऑप्शन में कुछ वैसा पूछा नहीं हुआ है। ऑप्शन में सिर्फ फोकस किया हुआ है कि क्लोरीन और आयोडीन को कहाँ लगाना है। सो ऑप्शन नंबर A जो है इसके लिए बढ़िया ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या करना है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर and will also form a red precipitate on treatment with ammonical cuprous chloride। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये ब्रोमीन के साथ एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर ऐसा H लगा हुआ है, तो इस H को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH टॉलेंस रिएजेंट है, तो इससे रिएक्शन कराते हैं तो H के बदले में सिल्वर आ जाता है।
वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और अगर ये रिएक्शन हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड और NH4OH के मिक्सचर के साथ कराएं तो हाइड्रोजन के बदले क्यूप्रस आ जाता है और रेड प्रेसिपिटेट बनता है। तो कुछ ऐसी ही बातें पूछी गई हैं कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट भी बना रहा है और ब्रोमीन वाटर भी ऐड कर रहा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह का है कि वहां पर Hb प्रेजेंट है, टर्मिनल मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ Hb प्रेजेंट है। तो कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं था, बस ऐसा ही हमने ले लिया ताकि तुम थोड़ा अगर ऐसे क्वेश्चंस के लिए यूज्ड टू नहीं हो तो थोड़ा कम से कम एक बार देखोगे तो कुछ। कंसीडर द फॉलोइंग टू रिएक्शंस। ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐड करना है तो ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन अगर पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन, जिसको लिंडलार कैटालिस्ट भी कहते हो तुम, लिंडलार कैटालिस्ट कहते हो, इसकी मदद से ऐड करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड पर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर ऐड होते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड C, एल्किल एल्किल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब सिस प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा। और फिर उसके बाद जो है ऐसा भी सिचुएशन होता है कि ट्रिपल बॉन्ड पर तुम अमोनिया और सोडियम, लिक्विड अमोनिया और सोडियम की मदद से रिएक्शन कराओ तो ऐसे सिचुएशन में ये रिएजेंट भी दो हाइड्रोजन इस पर किसी तरह से ऐड करता है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के एंटी ऐड होते हैं। तो फिलहाल जो है इसको ध्यान रखोगे कि ट्रिपल बॉन्ड पर दो हाइड्रोजन अगर तुम लिक्विड अमोनिया और सोडियम की मदद से ऐड कर रहे हो तो एंटी, और अगर हाइड्रोजन तुम पैलेडियम, PSO4 और क्विनोलिन की मदद से ऐड कर रहे हो तो सेम। और इसी हिसाब से आंसर लेना। एक में ट्रांस बनेगा, एक में सिस बनेगा। पहले वाले में सिस बनना है, दूसरे वाले में ट्रांस बनना है, वो तुम्हें अपने से खोजना था। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको कोई डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत नहीं थी। तुम कहीं पर भी इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज लगाओगे, जैसे ओल्ड ईयर क्वेश्चन बैंक भी तुम लगाओगे तो उसमें ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। उसका सोल्यूशन देखोगे तो देखते ही समझ जाओगे कि ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, इधर एक हैलोजन, इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, 2 बार सोडियम के साथ। ईथर में तुम रिएक्शन कराते हो, ये क्लोरीन चला जाएगा, ये ब्रोमीन चला जाएगा, दोनों के बीच में यहीं पर बॉन्डिंग हो जानी है। तो ऊर्ज रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है जिसमें इस तरह से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनेगा। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 55 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। NBS का रिएक्शन जब तुम एल्कीन के साथ कराते हो, जैसे अगर हम एक जनरल एल्कीन तुम्हारे लिए लिखे, छोटा सा सिंपल सा एल्कीन, जनरल तो नहीं, सिंपल एल्कीन, और NBS के साथ तुम रिएक्शन कराते हो तो तुम देखते हो कि डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन निकालोगे। हाइड्रोजन निकालोगे तो फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है और फिर यहीं पर एक ब्रोमीन तुम ला करके लगा देते हो तो ये प्रोडक्ट जो है तुम्हें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो एक और फ्री रेडिकल तुम्हें मिलेगा, मतलब फ्री रेडिकल यहाँ दोनों जगह पर हो सकता है और ब्रोमीन यहाँ पर भी रिएक्शन कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट भी तुम्हारे हाथ में आएगा जहाँ फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये ज़्यादा स्टेबल है। जहाँ ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ से मेजर प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेजर, वो माइनर। और इस चीज़ को अगर हम लोग इस पर अप्लाई करें तो NBS की वजह से यहाँ पर या यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। चलो हमने कह दिया यहाँ पर बना फ्री रेडिकल, तो जो फ्री रेडिकल हमारे हाथ में आया, यहाँ पर फ्री रेडिकल और फिर फ्री रेडिकल में रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड इधर और फ्री रेडिकल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ब्रोमीन या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, और दोनों ही ऑप्शंस प्रेजेंट है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मेजर प्रोडक्ट चूज करना है तो मेजर प्रोडक्ट का मतलब ये फ्री रेडिकल इस पॉइंट पर ज़्यादा स्टेबल होगा, इस पॉइंट पर कम स्टेबल होगा, तो यही जो इसका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या मेजर प्रोडक्ट बनने को जा रहा है भाई? तो इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से लिखे, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की चेन है। यहाँ पर एक OH लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है। KOH से रिएक्शन कराओगे, KOH से रिएक्शन कराने पर O और H बॉन्ड ब्रेक होगा, H पर प्लस है, O पर माइनस है, KOH का OH माइनस आएगा, ये हाइड्रोजन को पकड़ ले जाएगा, ठीक। और उसके बाद रिजल्ट होगा कि कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन पर माइनस, और इधर है क्लोरीन, और ये आकर के यहाँ पर रिएक्शन करके इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस कर देगा तो 1 2 3 4, ये कार्बन 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 और ऑक्सीजन मिला करके 4 मेंबर्ड रिंग, और एक कार्बन इधर ऐसे ही। तो कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट, और खोजोगे तो ये रहा। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन सोडियम साइनाइड से कराना है, Na पर प्लस Cn पर माइनस। साइनाइड आयन या तो देखो यहाँ पर रिएक्शन करेगा या तो यहाँ पर रिएक्शन करेगा, और हम लोग समझते हैं कि sp2 कार्बन के साथ आयोडीन का बॉन्ड मजबूत होगा, sp3 कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड कमजोर होगा। तो रिएक्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो क्लोरीन को हटा और उसके बदले में साइनाइड लगा दो। कहाँ गया? ये रहा। Which of the following compounds has the highest boiling point? बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करते हो? अगर सपोज ये क्लोरीन को थोड़ा इग्नोर करें, कार्बन चेन अगर केवल अपने पास रहे, तो कार्बन चेन में जितनी ब्रांचिंग होती चली जाती है, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाता है। लेस ब्रांच्ड, हायर बॉइलिंग पॉइंट, एंड मोर ब्रांच्ड, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें भी देखो तो 3 कार्बन 1 क्लोरीन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन 1 क्लोरीन, इसमें 2 3 4 कार्बन 1 क्लोरीन, और इसमें भी 4 कार्बन 1 क्लोरीन। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो एक तो ये ब्रांचिंग पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 कार्बन और किसी मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो 4 की तुलना में 5 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और ब्रांचिंग ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसमें हम लोग ये तो कम मॉलिक्यूलर वेट वाला, इसको पीछे छोड़ दें। ये तीनों ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा और ब्रांचिंग सबसे कम, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, ब्रांचिंग सबसे कम, इसीलिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मिलेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी इधर की तरफ इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। और अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इधर की तरफ इंक्रीज करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयोडाइड सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोराइड सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। क्वेश्चन में सॉल्वेंट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस तो पहले पूछे नहीं जाने चाहिए, और फिर पूछ लिया तो चलो हम लोग मान लेते हैं वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को मान करके आंसर दे सकते हैं। तो वाटर जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंग आयोडाइड सबसे पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा। आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। तो सी ऑप्शन, अगर हमें चुनना हो तो हम सी ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट इजीली। तो डिहाइड्रेशन मोस्ट इजीली कैसे होता है? डिहाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म हम लोग जानते हैं, जैसे ये कार्बन चेन हो गया, और फिर इस कार्बन चेन में क्या, तो यहाँ पर एक OH लगा हुआ है, तो OH को निकालते हो, पहले एसिडिक मीडियम का इंतजाम करते हो, एसिडिक मीडियम के इंतजाम से OH2+ बनाते हो, खराब लिविंग ग्रुप से अच्छा लिविंग ग्रुप, फिर इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से तुम निकाल देते हो। जब इसको यहाँ से निकाल देते हो तो जो अगला
यहाँ कार्बोकैटायन बनता है, फिर इधर हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन या तो इसको हटा करके डबल बॉन्ड बना लेते हो, तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। डबल बॉन्ड इधर बन सकता है, डबल बॉन्ड इधर बन सकता है, ये मेजर ये माइनर टाइप का। तो एक तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से और दूसरा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। ठीक, यहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, क्योंकि रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, कार्बोकैटायन का बनना। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो इन सिचुएशंस में यहाँ पर देखो प्राइमरी कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा, यहाँ टर्शियरी कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा, यहाँ सेकेंडरी कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा और यहाँ प्राइमरी कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा। तो टर्शियरी कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन सबसे तेजी से बनेगा और इसी का डिहाइड्रेशन सबसे सुपर फास्ट होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाए। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ, कितना देर हम लोग डिस्कशन कर लिए यार, हमको लगता है 45 मिनट हुआ। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स रिएक्ट विथ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या बनेगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोले तो C6H5MgBr, कार्बन पर माइनस, मैग्नीशियम पर प्लस। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब कोई अल्कोहल है, हमने ऐसे लिख लिया, हाइड्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये दोनों आपस में मिलकर के C6H6 बोले तो बेंजीन बनाएंगे और जरूर यही पूछा होगा। यस, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे तुम, ऐसा ही करना है। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। फास्फोरस और आयोडीन क्या करेगा? इस OH को आयोडीन से डिस्प्लेस करा देगा। फिर मैग्नीशियम क्या होगा? यहाँ बीच में आकर के लग जाएगा। और फिर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराना है, तो फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, और ये बॉन्ड यहीं से टूटना है, मैग्नीशियम पर प्लस, कार्बन पर माइनस, इसको ले जाकर के इसमें चिपका दो, बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा दो। तो HCO पर माइनस H, और इधर जो है ये CH2CH3, और फिर बाद में वाटर ऐड करेंगे, वाटर अपना H+ इसे दे देगा, तो CH3 CH2 CH2OH। यही जो है इसका मेन प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बस ऐसे ही हमने N प्रोपाइल अल्कोहल ऐसे ही हमने तुम्हारे लिए लिया, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन तुम यूज टू नहीं हुए हो, तो बहुत बार ऐसे हलवा क्वेश्चंस आ जाते हो, तुम जो है यूज टू नहीं होने की वजह से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में छोटे मोटे क्वेश्चंस तुम लोग कर नहीं पाते हो, तो इसलिए छोटा वाला क्वेश्चन देखा तो उठा लेते हैं कभी कभी। इथाइलिन ऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर सब्सिक्वेंटली इज वाटर यील्ड्स ऑफ। इथाइलिन ऑक्साइड ये होता है ऑक्सीजन पर माइनस, डेल्टा माइनस, कार्बन पर प्लस, डेल्टा प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे, R पर माइनस, Mg पर प्लस, ये पहुंचा है यहाँ पर, ये बॉन्ड तोड़ देना है, तो R CH2O पर माइनस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, बाद में इसको H+ दिलाओ, तो प्राइमरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70, among the following which is the most suitable reagent for oxidation of primary alcohol into its corresponding aldehyde। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, RCH2OH को RCOH में कन्वर्ट करना, और हम लोगों ने डिस्कस किया इसके लिए PCC और PDC वो बेस्ट होते हैं, तो pyridinium क्लोरोक्रोमेट PCC इसी को कहते हो, यही सबसे बढ़िया चॉइस है इस प्रॉब्लम के लिए। 3-phenyl प्रोपीन, ये है 3-phenyl प्रोपीन सब्जेक्टेड टू ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है? अगर अपने पास ऐसा एल्कीन है, ठीक, इसमें हम वाटर ऐड कर सकते हैं, वाटर ऐड करें, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग अगर वाटर ऐड होता है तो नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ पर आएगा, और ये इसका मेन प्रोडक्ट है, ठीक। तो वाटर ऐड करते समय हम लोग एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, और इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है और रीअरेंजमेंट भी होता है। हम चाहते हैं रीअरेंजमेंट न हो, तो हम लोग इस रिएक्शन को कराने के लिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन
ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन क्या करता है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट। तो अगर हम इसमें देखें, इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर प्लस ज्यादा स्टेबल कि यहाँ पर प्लस ज्यादा स्टेबल, तो हम देखेंगे प्लस यहीं पर ज्यादा स्टेबल होगा, तो OH ग्रुप यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देना, तो C6H5 CH2, यहाँ पर जोड़ दिया OH और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये CH3 हो जाएगा। तो यही है इसका मेजर प्रोडक्ट, इसमें से खोजो। ऑप्शन नंबर डी, प्रोपीन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन का रिजल्ट है वाटर मॉलिक्यूल एडिशन अपोजिट टू मार्कोनिकॉव रूल। तो अपोजिट टू मार्कोनिकॉव रूल मतलब अगर मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता तो OH यहाँ ऐड होना था, मार्कोनिकॉव रूल नहीं फॉलो होगा तो OH इधर ऐड होगा। तो रिएक्शन का रिजल्ट कुछ ऐसा तुम्हें मिलेगा, ठीक। मार्कोनिकॉव के अपोजिट, तो प्रोपीन मतलब ये है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दे मार्कोनिकॉव के अपोजिट, तो OH इधर और H इधर ऐड करोगे, सो CH3 CH2 CH2 OH। जस्ट ऐसे रिमाइंडर क्वेश्चन था, कुछ इसमें खास था नहीं, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। 73 कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन मिथॉक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो एक तो मेरे मन में ये रहेगा कि मिथॉक्साइड जो है ये SN2 रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे मिथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये एलिमिनेशन भी करा सकता है, मतलब ये यहाँ न रिएक्शन करके ये इधर वाले हाइड्रोजन पर रिएक्शन कर लेता है। जो मिथॉक्साइड है, मिथॉक्साइड जो है इधर वाले हाइड्रोजन पर रिएक्शन कर ले जाए, इसको इधर शिफ्ट करो, ब्रोमीन को बाहर निकाल दो, तो एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग है, एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इस ब्रांचिंग की वजह से यहाँ पर ब्रांचिंग की वजह से इस बड़ा सा ग्रुप है तो यहाँ पर अटैक करने में मुश्किल भी आती है, तो SN2 कम होगा और E2 ज्यादा होगा। एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, स्ट्रॉन्ग बेस E2 या SN मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, तो दोनों में कंपटीशन है और इस ब्रांचिंग की वजह से SN2 कम हो पाएगा और E2 ज्यादा हो पाएगा। हम लोगों ने एक क्लास पूरा पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग SN2 और E2 के बीच में फाइट कराएं तो कब SN2 जीतता है और कब E2 जीतता है। तो हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था कि अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड रहे, ठीक, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कुछ ऐसा RCH2X या फिर ऐसा कर दे RCH2CH2X टाइप का कर दे, तो एक तो जैसे हम लोग कोई एल्कोक्साइड आयन जैसे मिथॉक्साइड आयन इसके साथ रिएक्शन करा दे, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये कि मिथॉक्साइड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, तो RCH2CH2OCH3, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ के हाइड्रोजन पर अटैक कर दे, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से X निकाल के यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं और प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ मोस्टली ये वाला प्रोडक्ट फेवर करता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ मोस्टली ये वाला प्रोडक्ट फेवर करता है। लेकिन अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड ऐसा हो जाए, ये अभी भी देखो प्राइमरी ही है ना, यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी डिसाइड होता है तो अभी भी प्राइमरी, लेकिन इधर भीड़ ज्यादा होने की वजह से इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, एलिमिनेशन आसानी से होगा, क्योंकि जब एलिमिनेशन होगा, हम दोनों रास्तों को एक बार डिस्कस कर दें, तो अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा, और अगर एलिमिनेशन होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। और देखो दो एल्किल ग्रुप मिलकर के इस एल्कीन को स्टेबल ज्यादा बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप मिलकर के क्या कर रहे हैं कि बैक साइड अटैक को मुश्किल बना रहे हैं, तो ये कम बनेगा ये ज्यादा बनेगा। तो अगर सिचुएशन ऐसा रहता
तो ये होना था मेजर, और अगर सिचुएशन ऐसा है तो ये होना है मेजर। तो इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे हम लोग कि इस तरह का सिचुएशन मोर एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। भले ही एल्किल हैलाइड प्राइमरी है, लेकिन इस तरह का सिचुएशन जो है एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ा करके एल्कीन का फॉर्मेशन ये ज्यादा आसानी से करा देता है। तो एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा तो दिया है, मगर अभी तुम्हारे पास पहुंच भी गया है, तुम्हारे पास पहुंच गया है, पुराने वाले बैच में पहुंच गया, नए वाले बैच का नहीं पता वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? RCOCH3, या तो ये वाला पार्ट मिल जाए, R की जगह पर एल्किल, एरिल, एल्किनाइल, हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, और या फिर अगर ऐसा पार्ट मिल जाए OH, H एंड CH3, ये पार्ट मिल जाए, R की जगह फिर से वही एल्किल, एरिल, एल्किनाइल एंड हाइड्रोजन, तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स हेलोफॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दिखाई पड़ रहा है, इसको देख करके तो कहेंगे ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। हेलोफॉर्म टेस्ट जानते हो तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं है, नहीं जानते हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किल आएगी, घबराना नहीं, जैसे सीखोगे कर ले जाओगे। क्लास में बहुत अच्छे से डील किया था। The Grignard reagent derived from the alkyl halide forms propane on treatment with water। ये Grignard reagent है RMgX, इसको हमने वाटर से ट्रीट किया, H पर प्लस, OH पर माइनस, R पर माइनस, Mg पर प्लस, H और R को मिला दोगे तो RH बन जा रहा है, और कह रहा है ये प्रोपेन है। ठीक, ये प्रोपेन है, इसका मतलब क्या है? CH3 CH2 CH3, तो या तो निगेटिव चार्ज यहाँ रहा होगा और इस पर H जोड़ देता प्रोपेन बन जाए, या तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रहा होगा, इस पर H जोड़ देता प्रोपेन बन जाए। तो मतलब दो पॉसिबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यहाँ से सोचे जा सकते हैं, CH3 CH2 CH2 MgX, या फिर CH3 CH CH3 MgX। या तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये बनेगा या फिर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये बनेगा। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से अल्किल हैलाइड से बना होगा? तो ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डेफिनेटली इस तरह का अल्किल हैलाइड रहा होगा, और इस वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए जो अल्किल हैलाइड रहा होगा ये वाला अल्किल हैलाइड रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पहुँचने के लिए ऐसा रास्ता भी हो सकता है, ऐसा रास्ता भी हो सकता है। और जैसा कि दिया हुआ है ये रहा, इसी का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना करके वाटर से रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें प्रोपेन मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, which of the following compounds added to chloroform in a small amount to prevent aerial oxidation? क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये ऑक्सीजन और सनलाइट के साथ रिएक्शन करके COCl2 फॉस्जीन बना लेता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है, और इसी वजह से फॉस्जीन प्लस और रिएक्शन बैलेंस कर दो, यहाँ पर हाफ O2 लिख देना प्लस 1/2 O2, और HCl बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरह का रिएक्शन। फॉस्जीन पॉइजनस गैस है, तो इसको बनने से रोकने के लिए सनलाइट का इंतजाम बंद कर दो, ऑक्सीजन का इंतजाम बंद कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये बॉटल हो गया क्लोरोफॉर्म का, तो पहले तो बॉटल को कलर्ड बनाते हैं। कलर्ड बॉटल बनाने से फायदा क्या है कि सनलाइट इसके अंदर जब इंटर करना चाहेगा तो उतनी आसानी से इंटर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल है तो सनलाइट जल्दी से अंदर घुस जाएगा, तो कलर्ड बॉटल चुनते हैं। फिर क्लोरोफॉर्म जब इसमें भरते हैं तो क्लोरोफॉर्म को बिल्कुल ऊपर तक, एकदम नेक तक यहाँ पूरा भर करके तब ऊपर से इसका कैप वगैरह बंद कर देते हैं। तो ऊपर तक क्लोरोफॉर्म बना रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर ऊपर खाली जगह छोड़ दिया तो उसमें हवा रहेगा, हवा में ऑक्सीजन रहेगा। तो सनलाइट नहीं पहुंचने देते हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देते हैं। अब क्लोरोफॉर्म तुम खरीद करके ले गए घर खरीद कर ले गए, तुमने आधा उसको इस्तेमाल कर लिया और आधा वैसे बचा हुआ है। तो इस्तेमाल के बाद जो आधी जगह बची रहेगी उसमें तो ऑक्सीजन आ जाएगा ना, हवा में से ऑक्सीजन उसमें आ जाएगा।
और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा हम लोग स्टेप लेते हैं, इसमें 2% इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। और ये 2% इथाइल अल्कोहल मिलाने से क्या होता है, ये निगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है इस रिएक्शन के लिए, और निगेटिव कैटालिस्ट का काम करेगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा या बहुत धीरे धीरे होगा, ये कह सकते हो। तो इसमें हम लोग इथाइल अल्कोहल मिला करके इस रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। तो ये रहा अपना प्यारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन क्लोरोफॉर्म इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू एरियल ऑक्सीडेशन एंड ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल। तो पिछले क्वेश्चन से लिंक्ड है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करा दिया तो CHCl3 से पहले तो वही बना COCl एंड Cl, फिर इसको इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराना है। इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो C2H5OH, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटना है, H पर प्लस O पर माइनस, और ये यहाँ से टूटना है, ये यहाँ से टूटना है। इसको दोनों तरफ ले जाकर के लगा देना है। रिएक्शन का मैकेनिज्म तुम अपने से सोचो। तो ये है कार्बोनेट, इथाइल इथाइल, तो डाई इथाइल कार्बोनेट कहा गया, डाई इथाइल कार्बोनेट। ओके, तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें ये रिएक्शन पूरा करना है, मतलब अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करके हमें कीटोन बना लेना है। डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, उसी तरह से पड़े रहना चाहिए। तो अगर केवल अल्कोहल को कीटोन बनाना था तब तो ये सारे ऑप्शंस काम कर जाते थे, लेकिन डबल बॉन्ड को बचा करके रखना है। PCC, pyridinium chlorochromate, स्पेशली इन डाइक्लोरोमीथेन, पानी नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट जो लेंगे वो डाइक्लोरोमीथेन लेते हैं। अगर 4 बार हाइड्रोजन होता तो मीथेन कहते हैं। 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 क्लोरीन लगा दिया है तो डाइक्लोरोमीथेन कहोगे। तो डाइक्लोरोमीथेन के साथ PCC का इस्तेमाल करोगे तो डबल बॉन्ड कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड जैसा वैसा रह जाएगा, और ये अल्कोहल ग्रुप जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च इनटू इथेनॉल involves 3 stages. The enzyme that catalyze 3 steps are. तो ये थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, ये गलत जगह आ गया, इसको हम लोग कहीं दूसरी सही जगह पर डिस्कस करेंगे। ठीक, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, among the following highlights the one which reacts most readily with ethanol. ये 3-4 स्ट्रक्चर्स है, कौन इथेनॉल के साथ सबसे आसानी से रिएक्शन करेगा? पैरा नाइट्रो बेंजाइल ब्रोमाइड, ये है बेंजीन रिंग, इसमें CH2 जोड़ देते हो तो इसको बेंजाइल ग्रुप कहते हो, और ब्रोमाइड जोड़ दिया तो बेंजाइल ब्रोमाइड। पैरा नाइट्रो मतलब यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप। जब ब्रोमीन को निकालोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस, ब्रोमीन पर आएगा माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसको अनस्टेबल बना देगा। पैरा मिथॉक्सी मतलब अगर यहाँ पर तुमने मिथॉक्सी लगाया होता बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन पर माइनस, इस पर प्लस, और मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की मदद करेगा, तो ये जल्दी से टूट जाएगा। पैराक्लोरो इलेक्ट्रॉन खींचेगा थोड़ा थोड़ा। पैरामिथाइल ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन मिथॉक्सी के जितना अच्छे से डोनेट नहीं कर सकता। तो पैरामिथॉक्सी सबसे अच्छा डोनर है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये सबसे आसानी से टूटेगा और सबसे आसानी से टूटेगा। तो जो इथेनॉल है, इथेनॉल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, C2H5OH, ये सब हटाओ, और ये अपना लोन पेयर डोनेट करके यहीं पर रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके जो भी प्रोडक्ट बनना चाहिए तुम सोच सकते हो। इधर बॉन्ड बनाओगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, और इधर बॉन्ड बनाओगे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी बता दिया। और पैरामिथॉक्सी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिलेगी। Coming to question number next, 85. Consider the following sequence of reactions. ये बिल्कुल पढ़ा पढ़ाया रिएक्शन है, ऐसे ही रिहर्सल के लिए ले लिया कि थोड़ा इस पर भी रिहर्सल हो जाए। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एक बार रिएक्शन करेगा तो ये जाएगा CH3COCH3, दोबारा फिर से रिएक्शन करेगा तो CH3MgI माइनस और प्लस, और इस पर माइनस इस पर प्लस, दोबारा फिर से रिएक्शन करेगा कीटोन के साथ
प्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता ही करता है, इसीलिए सेकंड रिएक्शन हम लोग रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर पहुँच गए, वाटर लिया है, वाटर से H+ इसे मिल जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा CH3CHOH CH3 एंड CH3। फिर सोडियम लिया हुआ है, तो सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा। जब हटाना ही था तो लगाया क्यों? क्वेश्चन बनाने वाले भी ना कुछ भी बना देते हैं। तो ये सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट होने का मतलब सोडियम पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस, बॉन्ड आयनिक होगा। फिर आगे इसका रिएक्शन CH3CH2Br से कराना है, तो CH3CH2Br से रिएक्शन कराओगे इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, बॉन्ड यहीं से टूटना है, ब्रोमीन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से आकर के बैक साइड अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट गोज हियर। ये प्रोडक्ट बन गया। अब जो भी ऊपर से सही ऑप्शन होगा इसको देख करके हम लोग चूज कर लेंगे। ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपने को कराना है, हाइड्रोजन आयोडाइड 1 मोल। तो रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ये H पर प्लस I पर माइनस तोड़ लेना, ये लोन पेयर डोनेट करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाओगे, वो पर प्लस बन जाएगा। अब यहां से देखो दो चीजें हो सकती हैं। आयोडाइड जो है काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आयोडाइड SN2 रिएक्शन करेगा, या तो इधर या तो इधर। इधर भीड़ नहीं है और इधर भीड़ ज्यादा है, तो ये रिएक्शन जो है हटाओ इधर की तरफ, ये रिएक्शन होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा OH, और इधर CH3CH2I, एक कार्बन दूसरा कार्बन, फिर ये आयोडीन, एक कार्बन दूसरा कार्बन और ये आयोडीन। ठीक, 1 2 आयोडीन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे हाथ में आ जाएगा। ध्यान देना, आयोडाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जहां तक पूरी कोशिश होता है ये SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा। दोनों तरफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता। अगर हम लोग SN1 रिएक्शन से जाते हैं तो दोनों तरफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाता है, इसीलिए हम लोग SN1 रिएक्शन को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता तो SN1 रिएक्शन भी हो सकता था। यहाँ पर कुछ टर्शियरी जैसा है नहीं, इसीलिए मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन बिटवीन। मिथाइल फिनाइल ईथर को कैसे बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन और सोडियम मिथॉक्साइड। तो ये रहा ब्रोमोबेंजीन प्लस सोडियम मिथॉक्साइड। इस बॉन्ड को हटाओ, इस पर माइनस लगाओ, इस पर प्लस लगाओ, और इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। sp2 कार्बन के साथ ब्रोमीन बहुत मुश्किल से टूटता है। सोडियम फिनॉक्साइड एंड मिथाइल आयोडाइड। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे लिखोगे, ये रहा सोडियम फिनॉक्साइड, माइनस और प्लस। मिथाइल आयोडाइड मतलब CH3I, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इसको ले जाकर के इसमें चिपका देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ रिएक्शन किया, और जो बना हमारे पास प्रोडक्ट मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक, तो कोई मुश्किल नहीं है, यही वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर कैरिड आउट सेपरेटली। ये 2 रिएक्शंस कराए जा रहे हैं। इसमें देखो इधर प्राइमरी और इधर प्राइमरी है, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, आयोडाइड आकर के बैक साइड अटैक उधर करेगा जिधर भीड़ कम है, तो जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा CH3 CH2OH और CH3I। और इस रिएक्शन में देखोगे इधर टर्शियरी है इधर प्राइमरी है, तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहीं से बॉन्ड टूटेगा, I को लाकर इसमें ऐड कर देंगे, तो CH3 3 टाइम्स C के साथ I और ये CH3OH हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी हम लोगों ने पूरा किया, और अकॉर्डिंगली इसमें से जो भी सही ऑप्शन है चुन लेना। क्वेश्चन नंबर 91, इस रिएक्शन में क्या होने जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक हाइड्रोजन खा जाएगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस, इस पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, इस पर प्लस, पर ये यहाँ पर दोनों तरफ से रिएक्शन करके दोनों आयोडीन को डिस्प्लेस करा देगा, तो ये रिएक्शन होगा। और इस रिएक्शन को अगर हम कंपैरिजन करें माइनस प्लस एंड RI, तो कुछ RX मतलब, तो ये रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहलाता है। तो एग्जैक्टली विलियमसन ईथर सिंथेसिस 2 बार हुआ है और इस तरह का साइक्लिक प्रोडक्ट बना है, तो विलियमसन सिंथेसिस
ऑफ ईथर, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इथॉक्साइड आयन बेस है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, चला जाएगा तो H प्लस गया और ऊपर माइनस बचेगा, और ये O माइनस यहाँ पर रिएक्शन करके आयोडीन को हटा देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा तुम सोच सकते हो, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ C2H5। तो अकॉर्डिंगली जो है, कोई ऑप्शन सही लिखा भी है कि नहीं? हाँ, ये वाला सही लिखा है। 92 के बाद 93, क्राउन ईथर। ये क्वेश्चन बस ऐसे ही लिया था कि ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इसको पढ़ते समय इग्नोर कर देना। 94, कंसीडर द स्ट्रक्चर P एंड Q। P और Q का स्ट्रक्चर देखो, और स्ट्रक्चर देखने के बाद एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो देखो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसमें बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और ये OH हो जाएगा। ठीक, ये OH हो जाएगा। इसी तरह से ये भी OH हो जाएगा, और ये इस वाले पार्ट को देखें तो ये भी OH हो जाएगा। मतलब पानी का मॉलिक्यूल तुम्हें एक तोड़ना है, H पर प्लस और OH पर माइनस, और जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। तो प्लस वाला पार्ट लाके माइनस वाले पार्ट में, और माइनस वाला पार्ट यहाँ करके प्लस वाले पार्ट में जोड़ दोगे तो दो प्रोडक्ट्स यहाँ से ऐसे मिले और यहाँ से ऐसे मिले। इस प्रोडक्ट से हमें मतलब है नहीं, हमें इस वाले प्रोडक्ट से मतलब है। और ध्यान देना, ये इनॉल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस पर OH। तो ये क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और टॉटोमेरिज्म करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इसका जब टॉटोमेरिज्म कराओगे तो ये मिलेगा, और इसका जब टॉटोमेरिज्म कराओगे तो यहाँ पर देखो एक H भी है, यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये H। तो एक तरफ बना एल्डिहाइड, इसके टॉटोमेरिज्म से बना एल्डिहाइड, और इसके टॉटोमेरिज्म से बना कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करना होता है, तो हम लोग फेहलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं ना। एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा सा आगे का रिएक्शन है। अगर मेरे को एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करना हो तो एल्डिहाइड कीटोन में अंतर करने के लिए हम लोग फेहलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों सोल्यूशंस क्या है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन हम सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ इधर उधर के फालतू के ग्रुप्स लगे हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर एक सिंपल एल्डिहाइड है, जैसे 3-4 कार्बन की चेन बनाए, एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, 3-4 कार्बन की चेन बनाए, कीटोन ग्रुप जोड़ दिया, तो ये तीनों जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, दोनों में अंतर करने के लिए फेहलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। ठीक, इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानने से काम बनाया जा सकता है, इग्नोर भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन आगे तुम अपने आप सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 95, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ D2 एंड प्रेजेंस ऑफ DCl एंड NOD। क्या हो जाएगा, तो एसीटोन ये रहा, एसीटोन ये रहा। हम लोग एसीटोन पर डील करने से पहले हम इसी रिएक्शन को एक दूसरे मॉलिक्यूल पर डील करते हैं। ये कीटोन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन। टॉटोमेरिज्म में यह हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर ऑक्सीजन पर जाता है और ऑक्सीजन से निकलकर वापस यहाँ आता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का आना जाना लगा रहता है। अगर इसको हम D2O के साथ मिक्स कर दें, ठीक, तो जब हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो रास्ते में क्या होगा, D2O खूब ढेर सारा ले लेते हैं। तो D2O ढेर सारा लेने पर क्या होता है, D का खूब भीड़ हो जाता है। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक दूसरे में बदल जाते हैं। यहाँ से यहाँ पर चला कि हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंचेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन यहाँ ना पहुंच करके ड्यूटेरियम यहाँ पहुंच जाएगा। इसी तरह से यहाँ जब हाइड्रोजन आना चाहेगा तो फिर से हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यहाँ पर आ जाएगा। तो जब तुम पानी की जगह D2O ले लेते हो ढेर सारा, तो D2O क्या करता है, वो टूट करके D+ देता है ना, इसके टूटने से D+ मिल सकता है, तो D2O D+ देता है। जब H+ यहाँ से निकल कर यहाँ या यहाँ से निकल कर यहाँ या फिर यहाँ से निकल कर यहाँ या यहाँ से निकल कर यहाँ आ जा रहा है, तो H+ जो है D+ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो तुम देखोगे जितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं सारे के सारे धीरे धीरे
ड्यूटीरियम से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो अगर ये वाला मॉलिक्यूल रहता और उसको हम D2O के साथ ट्रीट कर दिए होते तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाते। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हम लोग या तो किसी एसिड जैसे DCl का इस्तेमाल कर ले या किसी बेस जैसे NaOD का इस्तेमाल कर ले, तो रिएक्शन तेजी से होगा, अदरवाइज धीरे धीरे तो होता ही रहेगा। तो एग्जैक्टली यही चीज़ एसीटोन के साथ करना है कि एसीटोन को DCl और NaOD और D2O के साथ मिला करके रख दे रहे हैं। देखो एक्सेस में D2O है तो क्या होगा, तीनों अल्फा हाइड्रोजन और तीनों अल्फा हाइड्रोजन CD3 CO CD3 तीनों अल्फा हाइड्रोजन जो है टॉटोमेरिज्म इधर उधर करेंगे और हाइड्रोजन जब जब बाहर निकलेगा तब तब ड्यूटीरियम अंदर आ जाएगा और फाइनली मेरे को ये प्रोडक्ट जो है मिलेगा। तो अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आता है, समझने में कोई मुश्किल आ रही है, तो हमारे चैनल, हमारे पास एक गब्बर सिंह ट्यूटोरियल वाला चैनल भी है, तुम लोगों को पता ही होगा। वहाँ पर तुम ये हाइड्रोजन ड्यूटीरियम एक्सचेंज इन टॉटोमेरिज्म करके मेरा एक लेक्चर है, उसको खोज करके इस टॉपिक को तुम पढ़ सकते हो ना। यहाँ पर हम पूरा टॉटोमेरिज्म फिर से तुम्हें समझाया, फिर से पूरा मैकेनिज्म बताया, तो अब यहाँ पर मेरे से हो नहीं पाएगा। टॉटोमेरिज्म समझने में कोई भी दिक्कत है तो टॉटोमेरिज्म या हाइड्रोजन ड्यूटीरियम एक्सचेंज इन टॉटोमेरिज्म अभी रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले एक वीडियो लेक्चर बना करके डाला है, तो ये तुम मेरे चैनल पर जाकर के इत्मीनान से पढ़ करके इस चीज़ को सीख सकते हो। अगर यहाँ कोई भी मुश्किल आ रही है तो इसको छोड़ा हमने, यहाँ पर इतने ही डिस्क्रिप्शन के साथ छोड़ा, बाकी और गहराई से जानना है तो वहाँ पर चले जाओ। 96 the smallest ketone and next homologs are reacted with NH2OH to form oximes. In this context which of the following statement is correct? तो देखो ये है कीटोन और कीटोन का रिएक्शन तुम करा दो NH2OH के साथ। रिएक्शन हम लोग जानते हैं ये इतना पार्ट निकल जाएगा और निकलने के बाद कह दो ये R1 है, ये R2 है, तो R1 R2 डबल बॉन्ड N, OH इधर भी हो सकता है और OH इधर भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहे जाते हैं। यहाँ पर लोन पेयर भी तुम काउंट कर सकते हो, तो ये इधर लोन पेयर इधर या फिर ये इधर और लोन पेयर इधर, तो ये दो आइसोमर्स हैं। दो आइसोमर्स कब बनेंगे, जब R1 R2 अलग अलग हो। जब R1 R2 सेम हो जाएंगे तो एक ही आइसोमर बनेगा, R1 R2 अलग अलग रहेंगे तो दो आइसोमर्स, दोनों एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहे जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर देखना है, एक तो स्मॉलेस्ट कीटोन लेना है। स्मॉलेस्ट कीटोन क्या है, CH3COCH3। इसमें दोनों तरफ सेम ग्रुप है, इसीलिए अब इधर भी मिथाइल लिख दो, इधर भी मिथाइल लिख दो, तो फिर दो आइसोमर्स नहीं बनेंगे। और इसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा, इसी में एक कार्बन और बढ़ा दो, तो CH3COCH2CH3। इसमें इधर एक ग्रुप, इधर दूसरा ग्रुप, तो इस बार जो है ये दो अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे और दो अलग अलग ग्रुप्स होने की सिचुएशन में हमें दो तरह के ऑक्जाइम्स मिलेंगे। एक बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर की साइड पर और एक बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर की साइड पर। सॉरी, 96 के बाद 97 भी चुना हमने तुम्हारे लिए। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन HCN के साथ, तो HCN के साथ रिएक्शन कराओगे, तुम जानते हो H पर प्लस, CN पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, बॉन्ड इधर ब्रेक किया, साइनाइड को इधर लेकर के चले आए और यहाँ से फिर से पर सॉरी, यहाँ से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा OH एंड साइनाइड एंड H, साइनोहाइड्रीन कहोगे। फिर इसके बाद हाइड्रोलाइसिस, तो साइनाइड ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा H3O प्लस, और खूब हीट करोगे अच्छे से, तो CH3 COHH एंड COOH। और ये कार्बन एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक होने का मतलब, और रिएक्शन यहीं पर चल रहा है ना, ध्यान देना, रिएक्शन इधर उधर नहीं चल रहा है। तो ये साइनाइड जो है नीचे से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, तो ये D और L दोनों का मिक्सचर बनेगा। तो जब यहाँ DL रहेगा तो यहाँ पर भी DL बनेगा, और 50% D 50% L, तो वही 50% D आइसोमर 50% L आइसोमर। हालांकि कैपिटल D कैपिटल L लिख करके थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा नहीं बनाया, लेकिन स्मॉल d स्मॉल l लिखना चाहिए था इनको। सो इस वे में कैपिटल D कैपिटल L भी चलता है, लेकिन वो थोड़ा आगे की बात है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाली केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ कैपिटल D कैपिटल L के बारे में हम बातें करेंगे, तो तुम कैपिटल D कैपिटल L को समझ जाओगे। ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, स्मॉल d स्मॉल l लेकर के क्वेश्चन इन लोगों को पूछना चाहिए, लेकिन इन्होंने पूछ दिया है तो
फिलहाल यहाँ पर इस सिचुएशन में कैपिटल डी स्मॉल डी से अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान देना कैपिटल डी और कैपिटल एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल अलग अलग चीजें होते हैं। तुम इसको स्मॉल डी स्मॉल एल मान करके ट्रीट करो, कैपिटल डी कैपिटल एल हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 भी चुना है तुम्हारे लिए। ट्रिपल बॉन्ड पर मर्क्यूरिक आयन और H2SO4 के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्शन कराओगे। पानी का मॉलिक्यूल ऐड होगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग, तो पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो OH यहीं पर आएगा। तो PH C के साथ OH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक, इस रिएजेंट का इस्तेमाल ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर ऐड करने के लिए करते हैं। तो H पर प्लस और H पर माइनस, माइनस वाला पार्ट इधर चिपका दिया, ये बना अपना प्रोडक्ट। और फिर ये इनॉल है, डबल बॉन्ड पर OH है, तो टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव COCH2CH3, तो यही अपना प्रोडक्ट बनेगा। अकॉर्डिंगली हम लोग ऑप्शन चुन लेंगे। नंबर 99, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्टिविटी डिस्कस किया हुआ है, उस चीज को अप्लाई करके रिएक्टिविटी खोजोगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पर दो बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप, दो बड़े बड़े ग्रुप्स। तो जहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर रिएक्शन आसानी से होता है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल नहीं होती है। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ना कि अगर अपने पास एक एल्डिहाइड रहे और एक कीटोन रहे, तो एक तो यहाँ पर देखो डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्शन करता है डेल्टा प्लस की वजह से। डेल्टा प्लस ज्यादा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन आसान रहेगा, डेल्टा प्लस कम रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। फिर ये जो बड़े बड़े एल्किल ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक पहुंचने में परेशानी खड़ी करते हैं। तो ये दोनों एल्किल ग्रुप मिलकर क्या करेंगे, एक तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक पहुंचने में परेशानी खड़ी कर रहे हैं, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके इसका डेल्टा प्लस भी कम कर देते हैं। डेल्टा प्लस कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल और मुश्किल से पहुंचेगा, अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, मुश्किल से पहुंचेगा, रिएक्शन स्लो चलेगा। तो ये स्लो रिएक्शन करता है और एल्डिहाइड फास्ट रिएक्शन करता है। तो इस वे में देखा जाए तो फास्टेस्ट रिएक्शन इसका होगा, स्लोवेस्ट रिएक्शन इसका होगा, ये दोनों के बीच में आए। ये काफी बड़े बड़े ग्रुप्स है, प्लस बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा डोनेट कर सकता है, सब मिला करके ये सबसे पीछे चला जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टिविटी उससे कम और सबसे कम। और कुछ बचा है, यस, क्वेश्चन नंबर 100, एल्डोल एडिशन। ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, एल्डोल एडिशन। एल्डोल एडिशन करोगे, जैसे अगर हम लोग एक जनरल एल्डिहाइड ले ले, जनरल एल्डिहाइड या जनरल कीटोन, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये यहां पर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो RCH2, C O पर माइनस आएगा, बाद में इसको H प्लस दिला देना तो OH हो जाएगा। ये हाइड्रोजन वैसे लिखो, और ये CH COH एंड R। ये है एल्डोल एडिशन। कंडेंसेशन कराओगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, यहीं पर डबल बॉन्ड बन जाना है। तो फिलहाल हमें कंडेंसेशन नहीं, सिर्फ एडिशन देखना है। तो एल्डोल एडिशन में यहीं पर रिएक्शन रुकेगा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ रहेगा तो एल्डिहाइड, कीटोन के साथ रहेगा कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम लोग यहाँ पर चुन सकते हैं। तो एल्डोल एडिशन में या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो पिछले क्लास और इस क्लास को मिला करके एक्सरसाइज पैकेज के 100 क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने डिस्कस कर डाले। एक्सरसाइज पैकेज धीरे धीरे तुम अपने से भी लगाते रहो। कुछ क्वेश्चंस फालतू भी इसमें है ना, जो नहीं होने चाहिए, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में एडिटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो फालतू क्वेश्चंस भी तुम्हारे पास चले गए। तुम अपनी तरफ से एनर्जी लगा करके जो जो बनता है बनाते चले जाओ, पीछे आंसर है मिला तो बनाओ, मिलाओ बनाओ मिलाओ बनाओ मिलाओ। जहाँ जहाँ परेशानी हो रही है, हमने तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर भी कई बार दिया हुआ है कि अगर कोई ज़रूरत होती है तो पर्सनली तुम मैसेज भेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्या क्या क्वेश्चन तुम्हें परेशान कर रहे हैं, 7905216390, तो इस नंबर का भी इस्तेमाल करके तुमको कहीं भी कोई दिक्कत आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मेरे को लिख करके भेज दो व्हाट्सएप पर, और जो भी हो सकेगा तुम्हारे लिए हम कर डालेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में हम लोग इतने पर रुकते हैं। लाइव डिस्कशन में फिर अगली बार मिलेंगे तो 100 के आगे के क्वेश्चंस
पूरा पैकेज जो है तुम्हें मिला ही हुआ है, उस पैकेज को देखते रहो। तो 100 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे का डिस्कशन अगले क्लास में फिर मिलेंगे। अगली क्लास में तो डिस्कशन और आगे करेंगे। तब तक के लिए चलो बाय बाय।